हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एससी क्लासेस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जितने भी बच्चे पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं, इंग्लिश ऑनर्स हैं, जितने भी बच्चों का, ठीक है ना, जो लोग पार्ट 3 में हैं या फिर जो लोग अपने आप को थर्ड ईयर कहते हैं या फिर कुछ बच्चे जो अपने आप को फाइनल ईयर कहते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर कहते हैं, उन बच्चों का सबको पता है जिनका पुराना जो 3 इयर्स का जो कोर्स होता था बीए इंग्लिश ऑनर्स का, जिनका चाहे 22-25 सेशन क्यों ना है, ठीक है ना, जिनका 22-25 सेशन हो या फिर 21-24 सेशन होगा, जिनका भी 3 इयर्स वाला है, तो उनके फाइनल ईयर में आप सभी को पता है कि 5, 6, 7, 8 4 पेपर पढ़ने हैं और पेपर 5 मैंने शुरू करा था और उसी पेपर 5 का एक मैं टॉपिक कंप्लीट करने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों आप सभी के साथ। और इसकी और सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप सभी से यही आपको रिक्वेस्ट मतलब एडवाइस है कि आप जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो या प्लेलिस्ट तैयार है, वहां से आप पूरा पेपर 5 तैयार कर सकते हैं। धीरे पेपर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8 आएगा, ठीक है। आइए आज हम पढ़ेंगे द 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज बाय I.A. रिचर्ड्स। आपको पता है क्रिटिसिज्म पढ़ना था पेपर 5 में, आज उसी का एक टॉपिक है I.A. रिचर्ड्स का। क्या है? एक उन्होंने द 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने एक ऐसे लिखा है जिनमें उन्होंने क्रिटिसाइज करा है, उसी क्रिटिसिज्म को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सभी दोस्तों को जो है दिल से प्यार है और धन्यवाद है सभी को कि आप सभी के बदौलत जो है, खास करके इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के बदौलत ही जो है आज हम लोग 10,000 के परिवार पे एक ही 2 दिन में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी ऐसे ही प्यार देंगे। इस प्यार से होता है क्या ना कि एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगर बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, तो देन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, उसको पूरा किया जा सके। तो मेरे पास जितना भी ऑफलाइन से समय बच रहा मैं आप सभी को दे रहा हूं, ठीक है। आज ये पढ़ते हैं इसमें इन्होंने क्या बातें करी, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है वो मैं साथ में लिखते चलूंगा। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ये पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था चेशायर इन इंग्लैंड इन द ईयर 1893। थोड़ी सी जान लेते हैं रिचर्ड्स के बारे में। इनका नाम पूरा ये है, जन्म हुआ था चेशायर नाम का जगह है इंग्लैंड में और 1893 में। His principle of literary criticism was published in the year 1924। इनका एक बुक आया था, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसको पब्लिश किया गया था 1924 में। The essay The 2 Uses of Language is taken from this book। क्लियर हो गया? ये जो ऐसे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं द 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज, वो इसी बुक से लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। I.A. रिचर्ड्स was a great critic who developed a new way of reading poetry। एक बहुत ही महान क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने डेवलप किया एक बेहतर क्या, रीडिंग पोइट्री की, कैसे पोइट्री को अच्छे तरीका से पढ़ा जा सकता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म was the distinctions he made between the 2 uses of language। आगे की बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की, प्यारे बच्चे। तो उनका जो महान योगदान है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो बड़ा ही सर्वोच्च है, डिस्टिंक्शन है, सर्वोत्तम है। ही मेड बिटवीन द 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज, जो उन्होंने भाषा के 2 प्रयोगों पर उन्होंने अपना ये कंट्रीब्यूशन दिया कि लैंग्वेज को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है रिफरेंशियल और दूसरा है इमोटिव।
देखिए, तो इमोटिव का मतलब होता है भावपूर्ण, दोनों शब्द को मतलब समझ लेना, ये भावनात्मक है और ये रेफरेंशियल है, यानी कि कोई रेफरेंस देके फैक्ट की बात हो, तथ्य की बात हो, एक तो वो हो गया रेफरेंशियल जिससे रिलेटेड होता है, ठीक है। एक तो हो गया किसी चीज से ये रिलेटेड संबंधित, जिसको आप कह सकते हैं। देखो, प्रेम से पढ़ो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और जब आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप आराम से चीजों को समझ के अच्छे से आप क्या करो, लिख लो। मैं जो भी यहाँ पे लेकर के पीडीएफ आता हूँ उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। साथ ही बड़े बड़े जो प्रोफेसर लोग हैं वो अपना जो आर्टिकल्स लिखते हैं गूगल वगैरह पे, वहां से और जो बुक है वहां सबसे लेकर के आपको दिया जाता है ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सके, है ना। अब जो बुक में बातें लिखी गई हो सारा टीचर्स तो वही लिखेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी प्रोफेसर हो, यही बताएंगे। बताते हैं कि भाषा को दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो संबंधित किसी से रेफरेंस के तहत या फिर भावनात्मक रूप से। रिचर्ड्स को माना जाता है एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो आधुनिक साहित्यक आलोचक लोग हैं उनमें से रिचर्ड को एक फाउंडर के रूप में माना जाता है कि जो मॉडर्न में क्रिटिसिज्म किया गया लिटरेचर के अंदर में, उनके ये फाउंडर है। बेटर नोन एज न्यू क्रिटिसिज्म, इसको बेहतर से क्या जाना जाता है, न्यू क्रिटिसिज्म को, इनके कंट्रीब्यूशन के कारण। ही थॉट दैट क्रिटिसिज्म शुड एम्यूलेट। अब यहां पे एक शब्द है एम्यूलेट, का मतलब होता है प्यारे दोस्तों प्रतियोगी, ठीक है। एम्यूलेट का मतलब होता है प्रतियोगी, ठीक है। द प्रिसीजन, अब यहां पे एक प्रिसीजन शब्द है, उसका मतलब होता है प्रिसाइज होना, यथार्थ होना, सटीक होना, ठीक है। तो इसको सार्थक समझ सकते हो, यथार्थ समझ सकते हो, सटीक समझ सकते हो। अब एग्जैक्ट साइंसेस, इनको क्या लगता था कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, एक एम्यूलेट होना चाहिए, एक कॉम्पिटिटर के तौर पे होना चाहिए, और प्रिसीजन होना चाहिए, यथार्थ सटीक होना चाहिए। एग्जैक्ट साइंसेस जो एग्जैक्ट बिंदु है, एग्जैक्ट बौद्धिक क्षमता है, उस पर आधारित है। मतलब क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि आप किसी की बुराई कर दो, ये कहते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब है प्रतियोगिता वाली भावना आपके अंदर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और एकदम यथार्थ से आप बात करें कि आप आलोचना नहीं, आप उसके कंपटीटर के तौर पे ऐसा कुछ कर रहे हैं। एस्थेटिक्स, साइकोलॉजी एंड सेमेंटिक्स, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ध्यान से आराम से पढ़ो। देखो, कहने का मतलब है ऑनर्स के स्टूडेंट और लिटरेचर के स्टूडेंट बड़े पीसफुल होते हैं, आराम से चीजों को सीखते हैं। एक बार सीख लिए तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। लिखते हैं एस्थेटिक्स, साइकोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। अब यहां पे तीन शब्द इन्होंने लिखा, देखो। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कलात्मक, एक शब्द क्या हो गया, एस्थेटिक मतलब कलात्मक। साइकोलॉजी का मतलब आप जानते हैं मानसिक है या बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, और सीमेंट्स मतलब होता है शब्दार्थ का विज्ञान, यानी कि शब्दों का अर्थ होना चाहिए। ब्रॉट टुगेदर इन दिस न्यू अप्रोच टू क्रिटिसिज्म, इन्होंने अपने जो नया क्रिटिसिज्म का अप्रोच रखा उसमें इन्होंने तीन चीजें लाया। एक तो एस्थेटिक होना चाहिए, एस्थेटिक्स होना चाहिए, कलात्मक यानी कि एकदम कलाकार रूप आप लगना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए, मानव विज्ञान, और सिमेंटिक्स होना चाहिए, शब्दों का अर्थ होना चाहिए। इनके नए अप्रोच में ये दिखा, दस न्यू क्रिटिसिज्म हैज बीन डेवलप्ड, और इस तरीके से नया जो क्रिटिसिज्म है वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। यानी कि ओवरऑल प्यारे साथियों ये बताना चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म में ये सारी चीजें होना चाहिए, फैक्ट वाइज बात होनी चाहिए, कंपेटेबिलिटी मतलब उसमें एक कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटर वाला फील होना चाहिए, ये उन्होंने क्रिटिसिज्म के बारे में कहा। और लैंग्वेज के बारे में उन्होंने दो कहा, रेफरेंशियल और क्या होना चाहिए, लैंग्वेज में दो यूज होता है, इमोटिव एंड रेफरेंशियल।
आगे की बात करते हैं। रिचर्ड्स टर्न्स क्रिटिसिज्म इनटू अ साइंस। रिचर्ड्स ने क्या किया, क्रिटिसिज्म को उन्होंने परिवर्तित कर दिया एक विज्ञान के रूप में। विज्ञान जानते ही हैं, एक विशेष ज्ञान को हम साइंस कहते हैं, जिस पर एकदम डीपली ज्ञान लिया जाए। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म को एक साइंस के तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। ही बिलीव्स दैट द मेकिंग ऑफ लिटरेचर इज साइंटिफिकली एनालिजिबल एक्टिविटी। जैसे साइंस में किसी चीज को एनालिसिस किया जाता है, वो एक्टिविटी है, वैसे ही लिटरेचर को भी ऐसा होना चाहिए। जैसे विज्ञान में हम सोचते हैं ना कि ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, इसमें क्या खास है, उस तरीके से लिटरेचर में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये थॉट था किनका, आइए रिचर्ड्स का। टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पोइट्री, पोइट्री के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, रिचर्ड्स फर्स्ट एग्जामिन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। रिचर्ड ने सबसे पहले क्या जांचा, इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके को, कि इंसानी जो ब्रेन होता है वो कैसे काम करता है। इस पर उन्होंने एग्जामिन करा, क्या करने के लिए, पोइट्री के नेचर को समझने के लिए, कि कैसा पोएम है, इंसान कैसे सोचता है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स द ह्यूमन माइंड इज अ सिस्टम ऑफ इंपल्सेस। इंसान का दिमाग क्या होता है, सिस्टम होता है, एक सिस्टम है। किस चीज का, आवेग का। इंपल्स मतलब आवेग, आवेग मतलब आप समझते ही हो कि कुछ हुआ तो दिमाग हमारा क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, रिएक्शन करेगा। तो दिमाग एक हमारा एक सिस्टम है, किसका, इंपल्सेस का। जैसा हमारे घटित होता है वैसा हम रिएक्ट करते हैं। एंड पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द हैप्पी प्ले ऑफ इंपल्सेस। देखो, पोइट्री एक संग्रह होता है किसका, अच्छे अच्छे चीजों का, अच्छे अच्छे आवेगों का, खुशनुमा आवेग का पोइट्री एक संग्रह होता है। यानी कि पोइट्री बड़ा एक खुशनुमा चीज होता है ना। इन्होंने ये कहा, इट इज टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, वो अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि ट्रू रीडर गोज टू हिम, कि अच्छे जो मतलब पाठक लोग हैं वो उन तक पहुंच जाते हैं, रिचर्ड्स तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड्स एग्जामिन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज पोइट्री यूजेस। इन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कविताओं में करना चाहिए। देयर आर टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। स्पेशली उनका जो क्रिटिसिज्म था कि कविताओं में किस तरीके से लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। एक तो रेफरेंशियल हो गया और इमोटिव एक दूसरा हो गया, भावनात्मक और एक फैक्ट के तौर पे बात करना। दे आर साइंटिफिक यूज एंड इमोटिव यूज। जो मैंने अभी कहा, रेफरेंस साइंटिफिक यूज और भावनात्मक हो गया इमोटिव यूज। इन द रेफरेंशियल और साइंटिफिक द वर्ड फेथफुली रिकॉल्स द ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा रेफरेंशियल या साइंटिफिक यूज में क्या होता है, वर्ड जो है फेथफुली रिकॉल्स करता है ऑब्जेक्ट को। इसमें कोई इधर उधर बढ़ा के बातें चीतें नहीं होती है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो एग्जैक्ट वैसा ही होता है। लेकिन इमोटिव यूज में द वर्ड इवोक्स इमोशंस, वर्ड जो है भावनाओं को प्रकट करता है, इवोक्स मतलब प्रकट करता है। द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इज यूज इन पोइट्री एंड अदर लिटरेरी वर्क्स। तो पोइट्री में किनका यूज सबसे ज्यादा होता है, इमोटिव वर्ड्स का सबसे ज्यादा इमोटिव यूज किया जाता है ऑफ लैंग्वेज पोइट्री में एंड अदर लिटरेरी वर्क और दूसरी साहित्यक रचनाओं में। क्लियर हो गया। रिफरेंशियल क्या है, साइंटिफिक, हाँ कि ये है तो ऐसा है ऐसा है, कोई भावों को उसमें इवोक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इमोटिव की बात करें तो वो इमोशन से रिलेटेड है। इन द साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज द रेफरेंसेस शुड बी करेक्ट एंड द रिलेशन ऑफ रेफरेंसेस शुड बी लॉजिकल। नो डाउट समझ में आ गया होगा कि जो रेफरेंशियल यूज है लैंग्वेज का, उसमें जो रेफरेंस है वो करेक्ट होता है। रिलेशन है रेफरेंसेस का,
वो भी लॉजिकल होता है, होगा ही होगा। रेफरेंसेस आर कंडीशंस फॉर डेवलपिंग एटीट्यूड्स। रेफरेंसेस कंडीशंस होते हैं विचारों को विकसित करने के लिए। रेफरेंसेस में भी ट्रू और फॉल्स, ये भी हो सकता है कि जो रेफरेंस है वो सत्य या फिर असत्य हो सकता है, झूठ या सही हो सकता है, लेकिन एम ऑफ रेफरेंसेस इज ओनली टू सपोर्ट एंड डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है रेफरेंस का? सपोर्ट करना, डेवलप करना, किस चीज को? अलग अलग भावनाओं को, एटीट्यूड्स को इंसानों में। एरिस्टोल वाइजली सेड, अरस्तु ने क्या कहा था? बेटर अ प्लॉजिबल इम्पॉसिबिलिटी देन एन इम्पॉरेबल पॉसिबिलिटी। इन्होंने एक लाइन कहा था कि इस बात की संभावना क्या है? बेटर अ पॉसिबल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, किस चीज में? इम्पोरेबल पॉसिबिलिटी में। कहने का मतलब है, इसका सीधा अर्थ होता है कि चीजें सही या गलत हो सकती है। इम्पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी में भी इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। चलिए, पॉसिबिलिटी की इम्पोरेबल, प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, संभावना, वही बात है। इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, फॉल्स या रॉन्ग रेफरेंसेस आर नॉट हार्मफुल और डेंजरस। भावनात्मक चीजें में जो गलत या जो चीजें हो जाती है, गलत अगर हो जाती है, वो ज्यादा नुकसान और खतरनाक नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, इन साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज, फॉल्स रेफरेंसेस आर वेरी डेंजरस। लेकिन अगर साइंट रेफरेंस अगर रेफरेंशियल है, अगर उसमें आप गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे, खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इमोटिव में क्या होगा? अरे भाई, भावना था मेरा यार, ऐसी भावना मेरी नहीं थी कि हम आपको चोट पहुंचाए, ये हो सकता है, डेंजरस नहीं होगा। लेकिन रेफरेंस अगर दे रहे हैं कि हाँ इसने ऐसा कहा, इससे ये रेफरेंस मिलता है, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसी प्रकार इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, एनी ट्रूथ और लॉजिकल अरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी। इसमें तो लॉजिकल का, ट्रूथ का, इसका अरेंजमेंट का कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। किसमें? इमोटिव लैंग्वेज का यूज में। रिचर्ड्स डेनाइड, पूर्ण रूप से नकारते हैं पोइट्री को लेकर कि एनी ट्रूथ ऑफ रेफरेंस एंड आर्ग्यू दैट द ट्रूथ एज अप्लाइड टू अ वर्क ऑफ आर्ट कुड मीन ओनली द इंटरनल नेसेसिटी और राइटनेस ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। सीधा इन्होंने कहा, पोइट्री में अगर किसी ट्रूथ का, किसी रेफरेंस का अगर हम यूज करते हैं और बहस करते हैं कि ट्रूथ को अप्लाई किया गया, तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाँ चलो आंतरिक आवश्यकता थी इसलिए इसको यूज कर दिया गया, बाकी ज्यादा चीजें नहीं है। बस ये आर्ट को बेहतर करने के लिए। आर्टिस्टिक ट्रूथ इज अ मैटर ऑफ इनर कोहेरेंस। जो आर्टिस्टिक ट्रूथ होता है, आर्टिस्टिक का मतलब आप समझ सकते हैं कला से संबंधित, और कोहेरेंस का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। इन्होंने कहा कि आर्टिस्टिक ट्रूथ जो कला से संबंधित सत्य चीजें हैं, किस चीज का मैटर है? आंतरिक तालमेल का। रिचर्ड्स गोज ऑन टू कंसीडर द कॉन्टोटेशंस ऑफ द वर्ड। अब यहां पे कोनोटेशन एक शब्द लिखा है, कोनोटेशन का मतलब होता है बाबू, ठीक है, कोनोटेशंस ऑफ द वर्ड ट्रूथ इन क्रिटिसिज्म। कोनोटेशंस का मतलब होता है गुमबोध, मतलब गुमनाम तरीके से वर्ड का, ट्रूथ का यूज करना क्रिटिसिज्म में। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द कॉमन यूज इज एक्सेप्टेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या होता है? जो सामान्य तरीके से यूज किया जाता है, या तो एक्सेप्टेबिलिटी होता है या फिर इस चीज की संभावना, या तो लोग इसको मान लेते हैं या फिर नहीं मानते हैं, इस बात की संभावना है। जैसे रोबिन्सन क्रूसो आपने पढ़ा होगा, डेनियल डिफो ने लिखा था ट्रू इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज, क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेटली अप्रिशिएटेड दिस नोबेल। इस नोबेल को जब लिखा था रोबिन्सन क्रूसो, जो नोबेल लिखा गया था डेनियल डेफो ने जिसको लिखा था, इसको बताते हैं कि ये ट्रूथ है, क्योंकि इसको लोग जो पढ़े पूरे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इस नोबेल को अप्रिशिएट करा। लेकिन आफ्टर ऑल इट इज नथिंग बट अ फिक्शन। अरे ये केवल केवल और केवल क्या था? एक कल्पना था, लेकिन लोगों ने इसे क्या मान लिया? सच मान लिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई फिल्म हम लोग देख लेते हैं, वो कल्पना होता है, लेकिन लगता है कि यार ये तो ट्रूथ है,
यही तो क्रिटिसिज्म का फायदा है। सच ए पर्सन एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ इज नॉट रेलिवेंट टू द ट्रूथ ऑफ दिस नोवेल। उसमें जो व्यक्ति है रॉबिन्सन क्रूसो, ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये कोई रेलिवेंट नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है नोबेल का। इसी प्रकार हैप्पी एंडिंग टू शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर, मैंने पढ़ा दिया है, वुड बी फॉल्स बिकॉज इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू द रीडर्स। और किंग लियर को लोग गलत मान ले क्योंकि रीडर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। पोइट्री यूजेस लैंग्वेज इमोटिवली एंड कनेक्टिवली while साइंस यूजेस it referentially and denotably। साइंस यूज करता है रेफरेंस के तौर पे, डेनोट के तौर पे दर्शाने के लिए, लेकिन पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज होता है इमोटिवली यूज होता है और कोनोटेबली यूज होता है, वही गुमनाम तरीके से या फिर भावनात्मक तरीके से। तो ओवरऑल इनके क्रिटिसिज्म का मतलब यही समझ आया, लैंग्वेज को दो तरीके से यूज करते हैं, एक रेफरेंशियल तौर पे और एक इमोटिव तौर पे। उन्होंने कहा रेफरेंशियल जो होता है वो एक रेफरेंस देता है, जैसे कि साइंस में एनालिसिस होता है वैसे यहाँ भी होता है। जो ज्यादातर कविताओं में अगर यूज किया जाता है तो बस इनर कोहेरेंस के लिए, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर पोएम में इमोटिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कविता जो है आफ्टर ऑल मैटर ऑफ फीलिंग, मैटर ऑफ इमोशंस ही तो है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि ये अपना छोटा सा वीडियो, काम का वीडियो पेपर 5 का आपको कैसा लगा। थैंक यू।